इनके YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। आज हम मई 2024 से जुलाई 2025 तक के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स सिर्फ 1 घंटे में कवर करेंगे। याद रखो, हर साल प्रीलिम्स में 25 से 30 सवाल सीधे करंट अफेयर्स से आते हैं और अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया तो आपकी तैयारी होगी बुलेट प्रूफ और टॉपर लेवल। नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की जी, ये 2016 से 2025 तक के हैं, तो करीब 10 साल का समय। हाँ, लगभग 1 दशक। और करीब 27 सम्मान हैं इस लिस्ट में। 27, हाँ। तो सवाल ये है कि ये जो सम्मान है ये वैश्विक मंच पर भारत की यात्रा के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सिर्फ पुरस्कारों की गिनती नहीं है, इसमें एक पैटर्न है, मतलब एक रुझान दिखता है जिसे समझना जरूरी है। इसका दायरा, मतलब कितने अलग अलग देशों से मिले हैं और किस समय मिले हैं, ये दोनों बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। सही कहा। तो चलिए इसी पैटर्न को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले तो 2025 में ही देखिए काफी सारे सम्मान हैं। हाँ, ये बहुत हाल की बात है। हाँ बिल्कुल, करीब 7 देशों से, जैसे नामीबिया का ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विचिया मिराबिलिस, फिर ब्राजील का नेशनल ऑर्डर द सदर्न क्रॉस, अच्छा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, घाना, साइप्रस और श्रीलंका का मित्र विभूषण और मॉरिशस का भी सम्मान है। 2025 में ये जो एक साथ इतने सम्मान मिले हैं, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। हाँ, और सिर्फ संख्या नहीं, इनकी विविधता देखिए। अफ्रीका से है, दक्षिण अमेरिका से, कैरिबियन से, एशिया से भी। सही। ये दिखाता है कि हाल के सालों में भारत का जो राजनयिक संपर्क रहा है वो कितना व्यापक और मतलब मल्टी रीजनल रहा है। ऐसा लगता है कि ये शायद विदेश नीति के किसी खास दौर के फोकस को दर्शाते हैं। और सिर्फ हाल के साल ही नहीं, मतलब अगर पूरी लिस्ट देखें तो कुछ बहुत बड़े नाम भी हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, जैसे 2020 में अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट, जी, फिर 2023 में फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये तो उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना। हाँ, ये उनका सबसे बड़ा सम्मान है। और 2024 में रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल भी है। हाँ, तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये बड़े नाम हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सम्मान अक्सर रणनीतिक साझेदारी या बदलते जियोपॉलिटिकल समीकरणों के प्रतीक होते हैं। अच्छा, जैसे फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिलना, ये एक मजबूत द्विपक्षीय रिश्ते की तरफ इशारा करता है। वहीं अमेरिका और रूस जैसे देशों से, जो शायद अलग अलग खेमों में माने जाते हैं, उनसे सम्मान मिलना ये दिखाता है कि कैसे एक जटिल वैश्विक माहौल में संतुलन साधने की कोशिश हो रही है। सही। ये सिर्फ औपचारिक मान्यताएं नहीं होती, अक्सर इनके पीछे ठोस नीतिगत फैसले या सहयोग होते हैं। और फिर क्षेत्रीय शक्तियां भी हैं, जैसे 2019 में यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। हाँ, खाड़ी देशों से संबंध महत्वपूर्ण रहे हैं। और 2021 में भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो, पड़ोसी देश। जी। और लिस्ट शुरू होती है 2016 से सऊदी अरब और अफगानिस्तान के सम्मानों से। तो हाँ, कुल मिलाकर ये 10 साल का सफर है। और ये दशक, मतलब 2016 से 2025 वैश्विक राजनीति में काफी उथल पुथल वाला रहा है। हाँ, ये तो है। दुनिया ने कई बदलाव देखे हैं इस दौरान। तो इन सम्मानों का समय और वो कहाँ से आ रहे हैं, ये समझने में मदद कर सकता है कि अलग अलग देश भारत की भूमिका को कैसे देख रहे हैं और कैसे अपने संबंधों को महत्व दे रहे हैं। क्या ये सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती है या फिर वैश्विक व्यवस्था में भारत के बढ़ते प्रभाव की एक तरह से स्वीकार्यता है? तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये लिस्ट सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पिछले 1 दशक में दुनिया भर के देशों, छोटे बड़े, दूर पास, अलग अलग विचारधारा वाले, उन सबके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को दी गई मान्यता का एक तरह से संकलन है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हैं वो किस हद तक वैश्विक धारणाओं को सच में दर्शाते हैं और किस हद तक वो सिर्फ कूटनीतिक इच्छाओं या रणनीतिक संकेतों को व्यक्त करते हैं। सही। आज की जो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, उसमें इस तरह की मान्यता के जो पैटर्न है, उनसे आज की कूटनीति की जटिलताओं के बारे में क्या गहरे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है, विचार करने योग्य प्रश्न है ना? दो हालिया बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। हमारे पास इनके स्रोत हैं, एक है सैन्य अभियान और दूसरा एक विशाल धार्मिक समागम।
तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 के मुख्य पहलुओं को और उनके महत्व को। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। ये 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके जवाब में किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। ये भारतीय सशस्त्र बलों का एक कह सकते हैं कि समन्वित और बहुत सटीक हमला था। ये 6 और 7 मई 2025 की रात को हुआ। अच्छा। और इसमें पाकिस्तान और जिसे पीओके कहते हैं, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, वहां 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और दिलचस्प बात यह है कि यह थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का मिलाजुला ऑपरेशन था। अच्छा, तीनों सेनाएं शामिल थीं इसमें। सरकार की तरफ से जो जानकारी आई वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने दी थी। जी, और ये बात भी ध्यान खींचती है कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। बताया गया कि ये पहलगाम हमले के पीड़ितों, खासकर जो विधवाएं थीं, उनको एक तरह की व्यक्तिगत श्रद्धांजलि थी। हाँ, ये नाम अपने आप में काफी कुछ कहता है। और इन हमलों का जो मुख्य मकसद था वो साफ था, उन आतंकी ढांचों को तबाह करना जो भारत पर और हमलों की प्लानिंग कर रहे थे। पीओके में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इन गुटों की जो ठिकाने थे उन्हें टारगेट किया गया। ये पहले भी भारत के खिलाफ एक्टिव रहे हैं। और खबरों के मुताबिक इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। जी, 100 से ज्यादा। और इनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे लश्कर का कमांडर खालिद, जिसका दूसरा नाम अबू अकाशा था। अच्छा। एक और था लश्कर का टॉप ट्रेनर मुद्दस्सिर खाद्यान, खास उर्फ अबू जुंदाल, और मोहम्मद हसन खान, जो पीओके में जैश के ऑपरेशनल प्रमुख का बेटा बताया गया। यानी बड़े टारगेट्स हिट हुए। बिल्कुल। और साथ ही कुछ ऐसे लोग भी मारे गए जिनका नाम पुराने हमलों से जुड़ा था, जैसे 1999 का वो IC-814 विमान अपहरण कांड। हाँ। और 2019 का पुलवामा हमला। हाँ। इनसे जुड़े यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद भी इस कार्रवाई में मारे गए। ये तो काफी अहम जानकारी है। जी। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, वो है तकनीक का इस्तेमाल। इन ऑपरेशनों में सटीकता पर बहुत जोर था। तो भारतीय वायुसेना ने स्कैल्प क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल की। स्कैल्प, इन्हें स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं शायद। हाँ, वही। ये लंबी दूरी की हवा से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें हैं। दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जो मजबूत ठिकाने होते हैं उनको निशाना बनाने के लिए। और भी कुछ इस्तेमाल हुआ? जी, हैमर परिशुद्धता निर्देशित बम, यानी एकदम सटीक निशाना लगाने वाले बम। और लॉइटरिंग म्यूनिशन भी। लॉइटरिंग म्यूनिशन? अच्छा, ये वो ड्रोन्स होते हैं जो टारगेट के ऊपर मंडराते रहते हैं और फिर सही वक्त पर हमला करते हैं। बिल्कुल सही। तो जाहिर है मकसद था कि हमला एकदम सटीक हो और आसपास कम से कम नुकसान हो। ये भारत की बढ़ती हुई सैन्य क्षमता को दिखाता है। तो ये तो बात हुई ऑपरेशन सिंदूर की, भारत की रक्षा क्षमताओं का एक पहलू। अब चलिए एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखते हैं जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गहराई के साथ साथ उसकी प्रबंधन क्षमता को भी दिखाती है। महाकुंभ 2025। हाँ, महाकुंभ। ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक जमावड़ा है, आस्था का एक विशाल संगम। और ये हर 12 साल में होता है ना, 4 अलग अलग जगहों पर। जी बिल्कुल। प्रयागराज में संगम पर, हरिद्वार में गंगा तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी पर। तो 2025 का जो महाकुंभ था वो प्रयागराज में हुआ, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला ये। और जो आंकड़े आए हैं वो तो मतलब हैरान करने वाले हैं। कहा गया कि 6 मुख्य स्नान दिवस थे, शाही स्नान जिन्हें कहते हैं। जी, शाही स्नान। उन दिनों में करीब 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, ये सब प्रमुख तिथियां थीं। 66 करोड़, ये संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध महाकुंभ का भी उद्घाटन किया था। अच्छा, ये भी हुआ। जी। और इतने बड़े आयोजन को संभालना, खासकर सुरक्षा और व्यवस्था, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हाँ, वो तो है। इसके लिए देखिए, करीब 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, 14,000 होमगार्ड, और तकनीक का भी खूब इस्तेमाल हुआ। करीब 2750 AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए थे। AI आधारित कैमरे, यानी परंपरा और तकनीक का संगम। बिल्कुल। और ये जानना भी रोचक है कि कुंभ का समय कैसे तय होता है। ये ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है।
खासकर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर। अच्छा। और अगला कुंभ जो है वो 2027 में नासिक में होगा, गोदावरी नदी के तट पर। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए दो बिल्कुल अलग तस्वीरें देखी। एक तरफ देश की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की रणनीतिक क्षमता, ऑपरेशन सिंदूर, और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की आस्था को संभालने और इतने विशाल सांस्कृतिक आयोजन को सफलतापूर्वक करने की प्रबंधन क्षमता, यानी महाकुंभ। हाँ, और ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है ना कि आज का भारत वो अपनी आधुनिक सुरक्षा जरूरतों, जो कि बहुत अहम है, बिल्कुल, और अपनी गहरी सदियों पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों के बीच कैसे संतुलन बनाता है, और कैसे वो दोनों ही क्षेत्रों में इतने बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता रखता है। इस पे सोचने के लिए यकीनन काफी कुछ है। आज हम देख रहे हैं भारत में हाल में हुई कुछ दिलचस्प राष्ट्रीय घटनाओं और डेवलपमेंट्स को। हमारे पास कुछ जानकारी है अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, कल्चर। तो चलिए सीधा इनमें उतरते हैं, देखते हैं क्या खास बातें निकल कर आती हैं। कोशिश रहेगी कि कम समय में जो जरूरी जानकारी है वो समझे। बिल्कुल। और ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब अलग अलग चीजें मिलकर मतलब क्या बड़ी तस्वीर बना रही हैं, इनका असल कॉन्टेक्स्ट क्या है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कनेक्टिविटी से। प्रधानमंत्री ने बिहार में सिवान से वैशाली देवरिया एक नई रेल लाइन शुरू की है। करीब 400 करोड़ की लागत है इसकी। 400 करोड़। और पाटलिपुत्रा गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस भी। साथ ही वो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग 91 किलोमीटर का, वो भी अब खुल गया है। तो मतलब काफी तेजी दिख रही है इस क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल। और यहाँ बात सिर्फ यात्रा आसान होने की नहीं है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें, ये नए एक्सप्रेसवे, ये असल में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को एक पुश देते हैं। सही। बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब है, आप कह सकते हैं, व्यापार के लिए नए अवसर, लॉजिस्टिक्स बेहतर होना, और छोटे शहर भी वो भी विकास से जुड़ते हैं। ये आधुनिकीकरण का एक अहम हिस्सा है ना? बिल्कुल। अच्छा, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखें तो गूगल ने हैदराबाद में एशिया पैसिफिक का अपना पहला सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC वो खोला है। ओह अच्छा। हैदराबाद में। हाँ। और साथ ही भारत का पहला कह सकते हैं स्वदेशी AI मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन, ये भी आया है। मल्टी मॉडल। हाँ, मतलब ये टेक्स्ट के अलावा आवाज, तस्वीर, ये सब भी समझ सकता है। बिल्कुल सही। GSE तो देखिए भारत की साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है, खासकर जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं। हाँ, वो तो है। मॉडल नहीं है। सोचिए, ये उन करोड़ों भारतीयों के लिए डिजिटल दुनिया को आसान बना सकता है, जो शायद अंग्रेजी में उतने सहज ना हो। इसकी खासियत हो सकती है कि ये स्थानीय भाषाओं, मुहावरों, यहाँ के कल्चर को समझे, जो अक्सर बाहर के मॉडल्स नहीं कर पाते। तो ये एक तरह से डिजिटल इंक्लूजन की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। दिलचस्प है, मतलब ग्लोबल टेक भी और स्वदेशी पर भी जोर। अच्छा, अब अगर गवर्नेंस और पॉलिसी की बात करें तो केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए एक उम्मीद पोर्टल शुरू किया है, ट्रांसपेरेंसी के लिए शायद। हाँ बिल्कुल। उम्मीद पोर्टल का मकसद ही यही है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन बेहतर हो, उसमें पारदर्शिता आए, जवाबदेही बढ़े, तकनीक का अच्छा इस्तेमाल है ये। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य कर दिया है। जी, भाषा नीति तो हमेशा से थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा रहा है। हाँ। महाराष्ट्र का ये फैसला दिखाता है कि राज्य कैसे मतलब राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी शिक्षा नीति को दिशा दे रहे हैं। सही। अच्छा, टेक और पॉलिसी से हटकर कुछ कल्चर और एनवायरनमेंट से जुड़ी बातें भी हैं। कर्नाटक के उडुपी में एक मंदिर में 15वीं सदी की एक दीप शिखा मिली है। अरे वाह, 15वीं सदी की। हाँ, काफी पुरानी। और लखनऊ शहर को यूनेस्को ने गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला के लिए क्रिएटिव सिटी के तौर पर नॉमिनेट किया है। अच्छा, लखनऊ का खाना तो मशहूर है ही। बिल्कुल। और पर्यावरण के लिहाज से देखें तो राजस्थान में खीचन और मेनार, इन दो जगहों को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये रामसर साइट्स क्या होती हैं असल में? रामसर साइट्स वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स होती हैं, मतलब आर्द्र भूमियां, जहां का इकोसिस्टम खास होता है, बायोडाइवर्सिटी रिच होती है, तो उन्हें बचाने की जरूरत होती है। ओके। तो खीचन और मेनार के जुड़ने से भारत में अब कुल 91 ऐसी साइट्स हो गई हैं। ये दिखाता है कि भारत
पर्यावरण संरक्षण खासकर वेटलैंड्स को लेकर काफी संजीदा हो रहा है। और हाँ, उडुपी की वो दीप शिखा जैसी खोजें हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं, और लखनऊ का नॉमिनेशन उसके कल्चर को दुनिया में पहचान दिलाता है। सही कहा। और कुछ और छोटी छोटी मगर अहम बातें भी हैं, जैसे त्रिपुरा, वो मिजोरम और गोवा के बाद अब तीसरा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। बहुत बढ़िया। और दीव, वो तो कमाली है, दिन के समय अपनी पूरी बिजली की जरूरत सोलर एनर्जी से पूरी करने वाला देश का पहला जिला। हाँ, ये तो वाकई एक मिसाल है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। बिल्कुल। और एक और बात, लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी वो राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी यानी एड डे कैंप बनी है। जी, ये भी महत्वपूर्ण है। ये सारी उपलब्धियां, चाहे वो त्रिपुरा की साक्षरता हो, दीव का सोलर मॉडल हो या लेफ्टिनेंट सोलंकी की नियुक्ति, ये सब सामाजिक प्रगति, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने और जेंडर इक्वालिटी की दिशा में बढ़ते कदम दिखाते हैं। मतलब विकास सिर्फ इकोनॉमी या टेक का नहीं होता, सामाजिक भी होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारी जानकारी यही इशारा कर रही है कि एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, दूसरी तरफ स्वदेशी तकनीक भी आगे आ रही है, गवर्नेंस में पारदर्शिता लाने की कोशिश है, और साथ ही अपनी सांस्कृतिक और पर्यावरण की धरोहर को भी सहेजा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और सामाजिक मोर्चे पर भी सकारात्मक संकेत है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि जिस तेजी से ये बदलाव हो रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, टेक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, समाज हो, नीतियां हो, ये सब एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? क्या इनमें कोई तालमेल है या कहीं कोई तनाव भी है? और इन सब का मिला जुला असर आने वाले समय में भारत की पूरी विकास यात्रा को कैसे आकार देगा, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। आज हम दुनिया भर में हो रही कुछ अहम हलचलों पर बात करेंगे जो हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकालें जिनसे दुनिया की बदलती तस्वीर समझने में आसानी हो। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये अलग अलग घटनाएं, मतलब नीतियां हों या तकनीक या संस्कृति, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले भारत से जुड़ी कुछ खबरें लेते हैं। हाँ। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में अभी भारत मॉरिशस व्यापार सम्मेलन हुआ। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। निवेश और विकास पर फोकस था शायद। बिल्कुल, वही मुख्य उद्देश्य था। और इसी कड़ी में एक और चीज हुई है मॉरिशस में, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खुला है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। मतलब भारत की सस्ती दवाएं अब बाहर भी? हाँ बिल्कुल। ये एक तरह से दिखाता है कि भारत की जो स्वास्थ्य पहल है वो अब वैश्विक हो रही है। हेल्थ डिप्लोमेसी कह सकते हैं इसे। सही कहा। और वैश्विक जिम्मेदारियों की बात करें तो भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी जिसे कहते हैं, उसकी अध्यक्षता संभाली है 2024-25 के लिए। जी हाँ, और साथ ही यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की 46वीं बैठक की मेजबानी भी नई दिल्ली में की। तो ये दोनों चीजें, मतलब आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक विरासत, दोनों में भारत की बढ़ती भूमिका साफ दिख रही है। और संस्कृति की बात चली है तो श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है। जी बिल्कुल, ये भी एक अहम खबर है। बिल्कुल, कश्मीर की कला और शिल्प के लिए बड़ा सम्मान है। और असम की जो अहोम मोइदाम्स है, वो दफन प्रणाली, उसे भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय इतिहास और संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहचान मिल रही है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक डेवलपमेंट है। आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला विदेशी कैंपस खोला है। अबू धाबी में, है ना? हाँ, अबू धाबी यूएई में। ये अहम है। ये सिर्फ शिक्षा का प्रसार नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि खाड़ी देशों में भारत का प्रभाव, उसकी सॉफ्ट पावर, उसको भी बढ़ाने का एक तरीका है ये। और एक और अध्यक्षता मिली है भारत को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी आईएसओ की 2024 के लिए। ये कृषि व्यापार और जो ग्लोबल कमोडिटी मार्केट है उसमें भारत के बढ़ते कद को दिखाता है। तो ये तो भारत की गतिविधियां हुई। अब जरा दुनिया के दूसरे हिस्सों पर नजर डालें। कुछ बड़े बदलाव भी हुए हैं, जैसे जर्मनी, वो अब अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र कमान यूएनसी का सदस्य बन गया है। 18वां सदस्य। हाँ, ये कोरियाई प्रायद्वीप की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। यूरोप के देश भी अब उस रीजन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और एक बहुत बड़ा फैसला यूके ने लिया है। हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह है ना? हाँ, काफी पुराना विवाद है वो। तो यूके ने उसकी संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर सहमति जताई है। अच्छा, ये तो वाकई बड़ी खबर है। दशकों पुराना मुद्दा है ये।
ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, बल्कि उपनिवेशवाद की एक जटिल विरासत से जुड़ा है। सही कहा। अच्छा, नेतृत्व में भी बदलाव हुआ है। नाटो के नए महासचिव बने हैं। हाँ, मार्क रूट, नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री। जी। ये भी काफी अहम नियुक्ति है, खासकर अभी के जो वैश्विक तनाव हैं उनको देखते हुए। नाटो के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। बिल्कुल। और पर्यावरण के मोर्चे पर एक अनोखी पहल हुई है। डेनमार्क ने पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाया है। हाँ, ये दुनिया का पहला देश बन गया ऐसा करने वाला। ये तो काफी रैडिकल कदम लगता है। तो ये शायद दूसरे देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है कि कृषि सेक्टर में उत्सर्जन कैसे कम करें। लेकिन इसके आर्थिक और सामाजिक असर क्या होंगे वो देखना होगा। दिलचस्प। और तकनीक की दुनिया में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है। हाँ, पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है ये। और इसमें कई बड़े देश शामिल हैं। अमेरिका, EU, UK। हाँ, अमेरिका, EU, UK, इजराइल, कई देश हैं। AI जिस रफ्तार से बढ़ रहा है ना, उसको देखते हुए ऐसे नियम कायदों की जरूरत तो महसूस हो ही रही थी। सही है। ये तकनीक के नैतिक इस्तेमाल की दिशा में एक कोशिश है। चलिए अब कुछ और छोटी मगर रोचक खबरों पर नजर डालते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम बदला गया है। बदला नहीं गया, नाम रखा गया है, लहामू। अच्छा, लहामू। ये किसके नाम पर है? ये नेपाल की पहली महिला थीं जो एवरेस्ट पर चढ़ी, पासांग लाहमू शेरपा। उनके सम्मान में। ये तो बहुत अच्छा है। अंतरिक्ष में भी मानवीय उपलब्धियों को याद रखा जा रहा है। बिल्कुल। और तकनीक में एक और नया प्रयोग जापान कर रहा है। वो लकड़ी के पैनल से बना सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। लकड़ी का सैटेलाइट? लिग्नोसैट नाम है शायद। हाँ, लिग्नोसैट। इसका मकसद है अंतरिक्ष का कचरा कम करना। अगर ये कामयाब रहा तो भविष्य के सैटेलाइट डिजाइन बदल सकते हैं। वाह। उधर अमेरिका में हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। हाँ, 90 फीट ऊंची प्रतिमा है। स्रोत ने इसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी बताया है। हालांकि ये नाम भारत की एक दूसरी प्रतिमा का है, पर स्रोत के अनुसार यही नाम है। अच्छा। और एक नाम बदलने की खबर अलास्का से है। माउंट मैकिनले चोटी का नाम। हाँ, स्रोत के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका नाम बदलकर माउंट देनाली कर दिया है। देनाली? हाँ, ये वहां के जो स्थानीय अथवास्कन लोग हैं वो यही नाम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये जानकारी तथ्यात्मक रूप से विवादित हो सकती है, हम स्रोत के अनुसार बता रहे हैं। तो आज हमने देखा कि दुनिया में कितनी तरह की हलचलें चल रही हैं। व्यापार, कूटनीति, तकनीक, पर्यावरण, संस्कृति, और भारत कई जगह अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। हाँ, और ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ लगता है। जैसे डेनमार्क का कार्बन टैक्स पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को जोड़ता है, AI संधि तकनीक और नैतिकता को, चागोस वाला मुद्दा इतिहास और संप्रभुता को। बिल्कुल, सब आपस में गुंथा हुआ है। सही कहा। तो यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। ये जो तमाम वैश्विक समझौते हो रहे हैं, तकनीकी तरक्की हो रही है, सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ रहा है, क्या इससे दुनिया सच में करीब आ रही है, या फिर अपने अपने हितों को साधने की दौड़ में नए तरह के फासले या नई चुनौतियां उभर रही हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ हालिया स्रोतों पर बात कर रहे हैं। इसमें लेबर मार्केट के आंकड़े हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के नए कदम, ग्रोथ रेट के अनुमान और बजट की कुछ खास बातें भी। कोशिश यही है कि इन सब आंकड़ों और रिपोर्ट्स से मतलब जो ज़रूरी बातें हैं वो निकालें, ताकि ये समझ सकें कि अपनी अर्थव्यवस्था आखिर जा किधर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं लेबर फोर्स सर्वे से। मई 2025 के लिए नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए 5.6% बताई गई है जी। और ग्रामीण इलाकों में ये 5.1% थी। हाँ, और इसी के साथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब LFPR। हाँ, LFPR मतलब कितने लोग या तो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, वो नेशनल लेवल पर 54.8% रही। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR यानी असल में जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रतिशत 51.7% था। तो 5.6% बेरोजगारी दर पिछले ट्रेंड्स के मुकाबले ये कैसा है? क्या ये अभी भी चिंता की बात है, खासकर जब हम पार्टिसिपेशन रेट को भी देखें? देखिए, पिछले कुछ सालों के मुकाबले थोड़ा सुधार तो दिखता है इसमें, लेकिन जो पार्टिसिपेशन रेट है वो अभी एक तरह से थोड़ा स्टेबल सा है, बहुत बढ़ा नहीं है, खासकर महिलाओं के मामले में। अच्छा। तो मतलब ये है कि बेरोजगारी भले ही कम दिख रही हो सकता है कि काफी लोग लेबर मार्केट से बाहर ही हों, तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। दिलचस्प।
अब थोड़ा इकोनॉमी के एक बड़ी लीवर मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ देखते हैं। जी 6 जून 2025 को रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई। जी बिल्कुल, ये काफी अहम है। इसका मतलब है कि रेपो रेट, मतलब जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, वो अब 5.5% हो गया है। 5.5%। हाँ। और इसी के साथ एसडीएफ रेट 5.25% और एमएसएफ और बैंक रेट 5.75% पर आ गए हैं। सीआरआर और एसएलआर, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो 4% और 18% पर ही है। ये 50 पॉइंट्स की कटौती काफी लगती है। तो क्या इसका मतलब है कि जैसे होम लोन या कार लोन वो सस्ते हो सकते हैं? आम आदमी पर इसका असर कब तक दिखेगा, कुछ अंदाजा? देखिए, थ्योरी में तो हाँ, कर्ज सस्ता होना चाहिए, पर बैंक इसका कितना फायदा आगे पास ऑन करते हैं ग्राहकों को और कितनी जल्दी करते हैं, वो देखने वाली बात होती है। सही है। कभी कभी इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। मेन मकसद तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाना और ग्रोथ को सपोर्ट करना है। ग्रोथ की बात चली है तो एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो सरकारी आंकड़े देता है, जी, उसने फिस्कल ईयर 24-25 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% अनुमानित की है। हाँ, और जो हाल की मॉनेटरी पॉलिसी है और इकोनॉमिक सर्वे 24-25 है, वो दोनों ही अगले फिस्कल ईयर यानी 25-26 के लिए भी लगभग 6.5% की ही ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे का रेंज थोड़ा वाइड है, 6.3% से 6.8% के बीच। ये आईएमएफ का जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट है 2025 के लिए 3.3%, उससे तो काफी बेहतर है। लेकिन इसी इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा गया है कि 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए हमें करीब 8% की औसत ग्रोथ रेट चाहिए होगी। हाँ, तो ये 6.5% से 8% का जंप, ये कितना रियलिस्टिक लगता है? देखिए, ये निश्चित रूप से एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है। इसके लिए लगातार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट में बड़ी बढ़ोतरी चाहिए और ग्लोबल इकोनॉमी का साथ भी चाहिए होगा। सही बात है। 6.5% की ग्रोथ रेट अच्छी है, नो डाउट, पर 8% पे लगातार बने रहना वो एक बड़ी चुनौती है। ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का मोर्चा कैसा दिख रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी में 2025-26 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान 3.7% है। जी, हालांकि आरबीआई का अपना इंटरनल एस्टिमेट थोड़ा ज्यादा 4.2% है और आईएमएफ का 4.1% है। अच्छा, तो थोड़ा फर्क है अनुमानों में। हाँ, थोड़ा फर्क है, लेकिन सभी 4% के आसपास हैं, जो कि एक मैनेजेबल लेवल माना जाता है। चिंता तब बढ़ती है जब ये 6% के पार जाने लगता है। चलिए, अब गरीबी उन्मूलन पर आते हैं। वर्ल्ड बैंक की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में कुछ काफी प्रभावशाली आंकड़े दिख रहे हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट ये बताती है कि जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है $2.15 प्रतिदिन वाली, हाँ, उससे नीचे रहने वाली आबादी 2011-12 में 16.2% थे। 16% से ज्यादा? जी, और वो घटकर 2022-23 में सिर्फ 2.3% रह गई है। 16.2% से सिर्फ 2.3%। ये तो जबरदस्त कमी है। इसका मतलब हुआ कि पिछले एक दशक में लगभग 17 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। जी, करीब 171 मिलियन लोग। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या माने जा रहे हैं? देखिए, ये कई चीजों का मिला जुला असर है। स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, सरकारी वेलफेयर स्कीम्स का रोल है और शायद उनका बेहतर टारगेटिंग भी। ये दिखाता है कि विकास का फायदा कहीं ना कहीं नीचे तक भी पहुंचा है। हालांकि इनइक्वालिटी यानी असमानता वो अभी भी एक मुद्दा है। और इस विकास और सोशल वेलफेयर को सस्टेन करने के लिए बजट अहम हो जाता है। 2025-26 के बजट में क्या मुख्य बातें रहीं? बजट में फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% अनुमानित है। ये सरकार के फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान के मुताबिक है। ओके, रेवेन्यू की बात करें तो इनकम टैक्स सबसे बड़ा सोर्स है, करीब 22%। उसके बाद जीएसटी 18% और कॉर्पोरेट टैक्स 17%। और खर्चों में टैक्स में राज्यों का हिस्सा 22% और इंटरेस्ट पेमेंट 20%। ये सबसे बड़े आइटम्स हैं। बजट में एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की भी घोषणा हुई है। ये जो मौजूदा मेक इन इंडिया पहल है, उसको कैसे आगे बढ़ाएगा? इसका उद्देश्य शायद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और बूस्ट देना है। हो सकता है ज्यादा फोकस्ड अप्रोच के साथ नई टेक्नोलॉजी पर जोर देकर, ताकि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक और मजबूत प्लेयर बन सके। ये मेक इन इंडिया का एक तरह से अगला फेज मान सकते हैं। निवेश की बात चली है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का क्या सीन है? फिस्कल ईयर 2024-25 में टोटल एफडीआई फ्लो $81.04 बिलियन रहा।
लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 39%, सिर्फ महाराष्ट्र को मिला है। 39% अकेले महाराष्ट्र को? जी। उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है 13% और फिर दिल्ली 12%। तो मतलब एफटीआई कुछ ही राज्यों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या ऐसे रीजनल इम्बैलेंस बढ़ने का खतरा नहीं है? हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। ये चिंता तो रहती है। हालांकि ये राज्य शायद अपने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज की वजह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट खींचते हैं, पर यह जरूरी है कि निवेश का फैलाव दूसरे राज्यों में भी हो, तभी बैलेंस्ड डेवलपमेंट होगा। आखिर में कुछ ग्लोबल रैंकिंग्स पर नजर डाल लेते हैं। भारत कहाँ खड़ा है? हाँ, कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं। 2024 तक भारत फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर था। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक अच्छा इंडिकेटर है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में हम 8वें नंबर पर हैं और फिश प्रोडक्शन में दूसरे। अच्छा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, नाइट फ्रैंक रिपोर्ट 2025 के हिसाब से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या के मामले में भी भारत अब दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारे स्रोत इशारा कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रोथ पाथ पर तो है, गरीबी में काफी कमी आई है और पॉलिसीज भी ग्रोथ को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन वो जो 8% वाली बात है 2047 के लक्ष्य के लिए, वो अभी भी एक बड़ी चुनौती लगती है। बिल्कुल, और यहीं पर वो बुनियादी सवाल आता है कि तेज ग्रोथ, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब जिसका फायदा सब तक पहुंचे, इन तीनों लक्ष्यों के बीच बैलेंस कैसे साधा जाए। क्योंकि कभी-कभी एक चीज पर फोकस करने से दूसरी चीज पर असर पड़ सकता है। यही शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी पॉलिसी पजल। हमारे पास विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया से कुछ ताज़ा और दिलचस्प खबरें हैं, भारत से भी और दुनिया भर से भी। हमारा मकसद है कि इन खबरों के तह तक जाएं, समझे कि टेक वर्ल्ड में असल में चल क्या रहा है, क्या नया हो रहा है। तो चलिए इनको जरा खंगालते हैं और देखते हैं क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हम बात करेंगे स्पेस की, डिफेंस टेक, एआई और हाँ, हेल्थ और एनवायरनमेंट की भी। तो शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष से। चीन का एक बड़ा प्लान है ना? हाँ बिल्कुल, वो जून 2025 में अपना तियानवेन-2 मिशन लॉन्च करने वाले हैं। तियानवेन-2, अच्छा, क्या है ये? ये एक क्षुद्र ग्रह मतलब एस्ट्रॉयड से सैंपल लेकर वापस पृथ्वी पर आएगा। काफी जटिल मिशन है और साथ ही उन्होंने वो ज़हैंग 102 सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। ज़हैंग, ये किस लिए है? ये बेसिकली प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने के लिए है। उधर नासा भी पीछे नहीं है, वो चांद पर पानी ढूंढने के लिए एक नया सैटेलाइट भेज चुके हैं। और भारत, हम कहाँ इस रेस में? अरे भारत भी जोर शोर से लगा हुआ है। 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। स्पेस स्टेशन? ये तो बहुत बड़ा एम्बिशन है। हाँ, और पहला मॉड्यूल 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है। और एक और बड़ी कामयाबी मिली है स्पेस डॉकिंग में। स्पेस डॉकिंग मतलब अंतरिक्ष में यानों को जोड़ना? बिल्कुल, भारत ऐसा करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। ये भविष्य के मिशनों के लिए बहुत जरूरी है, अच्छा, और ISRO का वो एक्सपेरिमेंट भी था ना? हाँ, PSLV C60 मिशन पर जो पोयम 4 प्लेटफॉर्म था, उस पर अंतरिक्ष में लोबिया के बीज उगाए हैं, माइक्रोग्रेविटी में। अरे वाह, कमाल है। लेकिन एक मिशन फेल भी हुआ शायद। हाँ, वो PSLV C61 EOS-09 मिशन में थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ गई थी। ये सब रिसर्च का हिस्सा है, चलता रहता है। पर अच्छी खबर यह है कि आदित्य L1 ने सोलर फ्लेयर मतलब कोरोनल मास इजेक्शन की पहली तस्वीर भेज दी है। बढ़िया। और प्राइवेट प्लेयर्स, जेफ बेजोस की कंपनी? हाँ, ब्लू ओरिजिन, उन्होंने अपना बड़ा रॉकेट न्यू ग्लेन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो स्पेस में कंपटीशन अब और बढ़ेगा। सही है। चलिए अब जरा डिफेंस और सिक्योरिटी टेक की तरफ चलते हैं। यहाँ भारत आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं? बिल्कुल है, आत्मनिर्भरता पर फोकस साफ दिख रहा है। जैसे BEL ने आकाश तीर सिस्टम बनाया है। आकाश तीर? हाँ, ये एक एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है। और अपना तेजस फाइटर जेट है ना? हाँ, तेजस। उससे हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ है। और इसका नया नाम भी है अब गांडीव। गांडीव? अच्छा, ये तो तेजस को और पावरफुल बनाएगा। बिल्कुल, और DRDO भी लगातार काम कर रहा है। उन्होंने समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने के लिए स्वदेशी मेम्ब्रेन बनाई है। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। हाँ, फिर हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन पर काम चल रहा है। और IIT दिल्ली के साथ मिलकर अभेद नाम की हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाई है। अभेद मतलब जिसको भेदा ना जा सके, लाइट वेट भी है। हाँ, सैनिकों के लिए बहुत फायदेमंद।
और एक और बड़ी खबर, INS अरीघात पनडुब्बी से K4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट सफल रहा है। K4 इसकी रेंज कितनी है? करीब 3,500 किलोमीटर। ये हमारी न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करता है। ये तो वाकई बड़ी बात है। और भारत ने अपनी मिसाइल सिस्टम किसी देश को भेजी भी है? जी हाँ, आर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भेजी गई है। ये दिखाता है कि भारत अब डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन रहा है। सही है। अब आते हैं उस चीज पर जो आजकल हर तरफ है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ क्या चल रहा है? AI तो मतलब हर जगह ही है। मेटा ने अपना नया मॉडल लामा 4 लॉन्च किया है और भारतीय महिलाओं के लिए एक खास पहल AI किरण भी शुरू की है। AI किरण, ये क्या है? ये शायद महिलाओं को AI स्किल्स सिखाने या उससे जुड़े अवसर देने के लिए है। उधर गूगल ने भी अपना कॉम्पैक्ट AI मॉडल जेम्मा 3 निकाला है। जेम्मा 3? छोटा और तेज, और मौसम का हाल बताने के लिए जेनकास्ट भी लाए हैं। भारत में AI पर क्या हो रहा है? यहाँ भी काफी कुछ। सरकार ने AI स्टार्टअप्स के लिए भास्कर नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भास्कर यानी मदद के लिए एक सूरज जैसा? हाँ, कह सकते हैं। IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस बनाया है। इसमें भी AI का रोल होगा। कैंसर जीनोम एटलस, ये रिसर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और मेटा और इंडिया AI ने मिलकर IIT जोधपुर में सृजन नाम का एक जेनरेटिव AI सेंटर खोला है। सृजन मतलब क्रिएशन। ये टेक्स्ट इमेज बनाने वाली AI पर फोकस करेगा? हाँ, उसी पर। और बिजनेस साइट पर जोमैटो ने भी अपना AI प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है। लेकिन AI को लेकर चिंताएं भी तो हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे ब्रिटेन अब AI टूल्स के गलत इस्तेमाल को अपराध बनाने पर विचार कर रहा है। पहला देश बन सकता है ऐसा करने वाला। ये रेगुलेशन वाला एंगल भी जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ा हेल्थ और एनवायरनमेंट की बात करें। सेहत के मोर्चे पर क्या नया है? हेल्थ में भी अच्छी खबरें हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज के लिए नैनो कोच बेस्ड एक थेरेपी डेवलप की है। नैनो कोच, ये क्या है? ये नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दवा को सीधे कैंसर सेल्स तक पहुंचाने का एक तरीका है शायद। IIT गुवाहाटी ने भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक खास इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल बनाया है। ये हाइड्रोजेल, ये भी दवा डिलीवरी के लिए होगा? लगता तो यही है। और एक बड़ी इंटरनेशनल खबर, अमेरिका में दुनिया का पहला सफल ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट हुआ है। अरे वाह, मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण, ये तो बहुत बड़ी मेडिकल कामयाबी है। बिल्कुल। और पर्यावरण, वन्य जीव, वहां क्या अपडेट्स हैं? पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। दार्जिलिंग का पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है ना? हाँ, सुना है। वो देश का पहला जू बन गया है जो वहां के वन्य जीवों का DNA संरक्षित कर रहा है। मतलब एक DNA बैंक बना रहा है। ये तो संरक्षण के लिए बहुत अहम कदम है। जारी है। कर्नाटक में एक नई जंपिंग स्पाइडर मिली है और नागालैंड में डैमसेल फ्लाई की एक नई किस्म। अच्छा। और चीन में भी कुछ मिला है शायद। हाँ, चीन में जुरासिक काल के सबसे पुराने पक्षी का जीवाश्म मिला है। कमाल है। और ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर एनर्जी वगैरह। हाँ, गुजरात रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में देश में टॉप पर है। और वहीं का एक गांव है मसाली गांव। मसाली गांव? हाँ, ये पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव बन गया है। ये शानदार है। और एक आखिरी बात शायद रह गई। हाँ, वो स्मार्टफोन वाली। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन गया है। तीसरा? ये भी बड़ी उपलब्धि है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि विज्ञान और तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। स्पेस से लेकर नैनो तक, AI से लेकर एनवायरनमेंट तक, हर तरफ कुछ न कुछ नया हो रहा है। हाँ, ये सारे विकास अपनी अपनी जगह बहुत प्रभावशाली हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जैसा कि आपने कहा, कि जब ये अलग अलग तकनीकें आपस में मिलेंगी, मान लीजिए स्पेस टेक और AI या बायोटेक और डिफेंस, तब भविष्य कैसा दिखेगा, है ना? ये जो संगम होगा, ये हमारी दुनिया को किन अनअपेक्षित, अनसोचे तरीकों से बदल सकता है? ये सवाल मुझे लगता है सोचने लायक है। अब जरा बात करेंगे हाल ही में मिले कुछ अहम पुरस्कारों की। मतलब साहित्य, विज्ञान, फिल्म, खेल और राष्ट्रीय सम्मान, इन सब पर जी हमारे पास जो भी जानकारी है उससे कोशिश करेंगे कि समझे कि इन अवार्ड्स का असल मतलब क्या है, कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्हें पहचान मिल रही है। बिल्कुल। सिर्फ विजेताओं के नाम जानना काफी नहीं है, ये देखना है कि ये सम्मान क्यों मायने रखते हैं। चलिए साहित्य जगत से ही शुरू करते हैं, क्या कहते हैं?
वहाँ कई बड़े पुरस्कार दिए गए हैं। हाँ, जैसे व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये दोनों के बिरला फाउंडेशन देता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, के बिरला फाउंडेशन। व्यास सम्मान मिला है हिंदी लेखिका सूर्य बालाजी को, उनके काम कौन देश के वासी के लिए। सही कहा। और 34वां सरस्वती सम्मान वो संस्कृत विद्वान भद्रेश दास स्वामी जी को स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ये दोनों ही पुरस्कार मतलब भारतीय भाषाओं में लेखन को बड़ी पहचान देते हैं। हाँ, व्यास सम्मान तो शायद सिर्फ हिंदी के लिए है। जी, व्यास सम्मान विशेष रूप से हिंदी के लिए, और सरस्वती सम्मान किसी भी भारतीय भाषा के उत्कृष्ट साहित्यिक काम के लिए। अच्छा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार वो तो कई भाषाओं में होते हैं। हाँ, वो तो 24 भाषाओं में। हाँ, इस बार हिंदी में गगन गिल जी को मिला है मैं जब तक आई बाहर, अंग्रेजी में ईस्टीर गिरे स्पिरिट नाइट्स, और संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा जी को भास्कर चरितम। इन पुरस्कारों की कोई खास बात? देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कारों की खूबी यही है कि वो भारत की जो भाषाई विविधता है ना, उसका जश्न मनाते हैं, और साथ में वो युवा और बाल साहित्य के लिए भी पुरस्कार देते हैं। ये बहुत जरूरी है, नई प्रतिभाओं को मंच देना। सही बात है। और हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार को कैसे भूल सकते हैं, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है वो। हाँ बिल्कुल। 58वां तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार साहब को संयुक्त रूप से मिला, और 59वां विनोद कुमार शुक्ल जी को। अच्छा, साहित्य से आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय सम्मानों पर। भारत रत्न 2024 में तो एक साथ 5 हस्तियों को, कर्पूरी ठाकुर जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और MS स्वामीनाथन जी। ये तो काफी असाधारण है। हाँ बिल्कुल, आमतौर पर एक साल में इतने भारत रत्न नहीं दिए जाते। ये अलग अलग क्षेत्रों में जो योगदान है उसको मान्यता देता है। जैसे MS स्वामीनाथन, हाँ, हरित क्रांति के जनक जी, जिन्हें हम हरित क्रांति का जनक कहते हैं, कृषि विज्ञान में उनका काम तो खैर अतुलनीय है। इसी तरह 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है। ओह, 139। हाँ, इसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। पद्म विभूषण तो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाँ, और इसमें डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी दवा और पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर जी सार्वजनिक मामले जैसे नाम शामिल हैं। जी बिल्कुल। सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं भारत की जो बढ़ती वैश्विक भूमिका है उसे भी दिखाता है। और अब अगर फिल्म और कला की दुनिया देखें तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया। अरे हाँ, कांतारा, वो फिल्म तो बहुत चली थी। बिल्कुल। और देखिए, कांतारा को ही सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार भी मिला। हाँ, ये दिखाता है कि रीजनल सिनेमा नहीं, मतलब भारतीय भाषाओं का सिनेमा अब राष्ट्रीय स्तर पर कितना प्रभाव डाल रहा है। सही बात है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन, थिरुचित्रम्बलम और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस दोनों को संयुक्त रूप से मिला। और कांस फिल्म फेस्टिवल, हाँ, कांस, पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट, उसको ग्रैंड प्रिक्स मिला। ये तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल था वो। और साथ ही अनसुया सेनगुप्ता का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतना, वो भी ऐतिहासिक रहा। सही। कला के एक और क्षेत्र में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक जी ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाई है। अच्छा। विज्ञान की तरफ चलें, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इसमें इसरो की चंद्रयान 3 टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार मिला। ये तो पूरे देश के लिए गर्व का मौका था। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रयान 3 की सफलता ने तो भारत को दुनिया के कुछ ही देशों में शामिल कर दिया। हाँ। पर्यावरण के क्षेत्र में भी डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर जी को मिला। और आपदा प्रबंधन में बेहतरीन काम के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, हाँ, वो किसे मिला? वो मिला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र यानी इनकोइस हैदराबाद को। ये समुद्री जानकारी और आपदा चेतावनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। अच्छा, अब कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पर नजर डालते हैं। नोबेल साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया की हान कांग को मिला है। और शांति का नोबेल? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को। ये परमाणु हथियारों के पीड़ितों की आवाज उठाते हैं और उनके खात्मे के लिए काम करते हैं। साहित्य में एक और बड़ा नाम है बुकर पुरस्कार। हाँ, बुकर। वो ब्रिटिश लेखिका समांथा हार्वे को मिला है उनके उपन्यास
ऑर्बिटल के लिए। और एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी होता है ना, जो अनुवादित किताबों के लिए होता है शायद। एकदम सही। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक की किताब हार्ट लैम्प को, और उसकी अनुवादक दीपा भास्थी जी को भी। ये लेखक और अनुवादक दोनों के काम का सम्मान है। बहुत बढ़िया। आखिर में जरा खेल जगत की कुछ झलकियां देख लेते हैं। आईसीसी अवार्ड्स में जसप्रीत बुमराह। हाँ, क्रिकेटर ऑफ द ईयर। हाँ, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और बीसीसीआई अवार्ड्स में भी उन्हें और स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया। जी, और भारत का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, उसके लिए शतरंज के डी गुकेश, हॉकी के हरमनप्रीत सिंह और निशानेबाजी की मनु भाकर जैसे सितारों को चुना गया है। और अर्जुन पुरस्कार के लिए 32 खिलाड़ियों को चुना गया है। इसमें एथलीट ज्योति यारा जी और पहलवान अमन सहरावत जैसे उभरते हुए नाम भी शामिल हैं। ये पुरस्कार युवा खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, जाहिर है। तो मतलब हमने देखा कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभा और मेहनत को सराहा जा रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर। हाँ, और ये पुरस्कार सिर्फ व्यक्ति या संस्था का सम्मान नहीं करते हैं, ये एक तरह से उस क्षेत्र में उत्कृष्टता के मानक भी तय करते हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। ये बात सोचने वाली है। जब हम इन सभी पुरस्कारों को देखते हैं तो क्या लगता है, किसी के योगदान को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या सिर्फ यही औपचारिक सम्मान है, या फिर समाज में जो पहचान मिलती है, जो स्वीकार्यता मिलती है, वो भी उतनी ही या शायद ज्यादा मायने रखती है? इस पर विचार किया जा सकता है। या बड़ी घटनाओं और उपलब्धियों पर एक नजर डालेंगे जो हमें मिले स्रोतों पर आधारित है। जी बिल्कुल। पिछले कुछ समय में काफी कुछ हुआ है। टेनिस में नई चैंपियन मिले, क्रिकेट में भारत की बड़ी जीत हुई, और शतरंज में तो खैर इतिहास ही बन गया। हाँ, और ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स भी नहीं भूल सकते। सही कहा। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि खेल की दुनिया में क्या चल रहा है और खासकर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। बिल्कुल, ये एक अच्छा मौका है स्कोर और मेडल टैली से आगे जाकर ट्रेंड्स को समझने का। कौन से नए सितारे उभर रहे हैं, है ना? हाँ, तो शुरुआत करते हैं पेरिस 2024 से। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स। ओलंपिक्स में भारत को मिले 1 रजत और 5 कांस्य पदक। जी। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में फिर सिल्वर मेडल जीता, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी दिखाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मनु भाकर? हाँ, मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता। वो पहली भारतीय महिला शूटर बनी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। और सिर्फ इतना ही नहीं। हाँ, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल, ये तो कमाल ही होगी। ये शूटिंग में अब कितनी गहराई आ गई है। सही। और फिर पैरालंपिक्स की बात करें तो वहां तो भारत का प्रदर्शन जबरदस्त था। ओ हाँ, असाधारण। कुल 29 पदक जीते भारत ने। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, 18वीं रैंक। ये भारत का अब तक का बेस्ट प्रदर्शन है। बिल्कुल। इसमें अवनी लेखरा का जिक्र जरूरी है। वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने 2 पैरालंपिक गोल्ड जीते। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सुमित अंतिल, भाला फेंक, प्रवीण कुमार, ऊंची कूद जैसे एथलीट्स ने भी गोल्ड जीते। ये सफलता क्या दिखाती है? मतलब क्या पैरा एथलीट्स के लिए सपोर्ट बढ़ रहा है? हाँ, लगता तो यही है। इन स्रोतों से यही संकेत मिलता है कि बेहतर सुविधाएं और समर्थन मिल रहा है, और नतीजे सामने हैं। अच्छा, अब आते हैं सबके पसंदीदा खेल पर, क्रिकेट। हाँ। भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, वेस्ट इंडीज और यूएसए में जो हुआ था। जी हाँ, 2007 के बाद ये हमारा दूसरा T20 वर्ल्ड कप टाइटल था। बहुत लंबा इंतजार था। बिल्कुल। और जसप्रीत बुमराह, क्या कमाल का प्रदर्शन था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और सिर्फ यही नहीं, उन्हें 2024 का सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड भी मिला, साल के बेस्ट क्रिकेटर का सम्मान। वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा, घरेलू क्रिकेट में क्या रहा? आईपीएल? हाँ, आईपीएल 2025 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता और पंजाब किंग्स रनर अप रही। ओके। और पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा और ऑरेंज कैप साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों के पास गई। महिला प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस ने जीता। काफी एक्शन रहा मतलब। अच्छा, एक और दिलचस्प बात सामने आई है इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज को लेकर। हाँ, पटौदी ट्रॉफी की जगह अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी होगी। ये अच्छा है, 2 दिग्गजों को सम्मान। बिल्कुल। और एक और अपडेट है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान और यूएई में होगी, पर भारत के मैच दुबई में होंगे।
अच्छा, सुरक्षा कारणों से शायद। हाँ, ऐसा ही लगता है। चलिए अब क्रिकेट से हटकर उस खेल पर आते हैं जहां भारत ने सच में दुनिया को चौंका दिया, शतरंज। ओ हाँ, गुकेश डी। सिर्फ 18 साल के फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 जीत ली। विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय और इतिहास के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन। ये भारतीय शतरंज के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है और शायद इसी जीत ने पूरी टीम को प्रेरित किया। हाँ, क्योंकि इसके ठीक बाद बुडापेस्ट में 45वां फाइड चेस ओलंपियाड हुआ और भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल जीता। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब भारतीय शतरंज का स्वर्णिम दौर चल रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, टेनिस की दुनिया में भी काफी उथल-पुथल रही, नए चैंपियन उभरे। हाँ, स्पेन के कार्लोस अल्कराज युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 जीता। हाँ, जिसका फाइनल सबसे लंबा फ्रेंच ओपन फाइनल था इतिहास का। सही। और फिर उन्होंने विंबलडन 2024 भी जीता। कमाल है। और इटली के ज़ैनिक सिनर। हाँ, सिनर ने भी 2 बड़े खिताब जीते। यूएस ओपन 2024 जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष बने। अच्छा। और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 भी जीता। तो दोनों युवा खिलाड़ियों ने 2-2 ग्रैंड स्लैम जीते। और महिलाओं में आर्यना सबालेंका का दबदबा रहा। उन्होंने यूएस ओपन 2024 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 दोनों जीते। तो टेनिस में भी पीढ़ीगत बदलाव दिख रहा है साफ। हाँ, ऐसा लगता है। अच्छा, कुछ और खेलों में भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो हॉकी में भी अच्छी खबरें हैं। जी। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024, महिला जूनियर एशिया कप 2024 और महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 तीनों भारत ने जीते। हाँ, हॉकी में लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। और तीरंदाजी वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में दीपिका कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता। बहुत बढ़िया। और एथलेटिक्स? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत दूसरे स्थान पर रहा, चीन के बाद। 8 गोल्ड समेत कुल 24 पदक। ये भी शानदार है। दिखाता है कि भारत अब कई खेलों में लगातार अच्छा कर रहा है। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम एक साथ देखें तो एक बात तो साफ है कि ये भारतीय खेलों के लिए, खासकर शतरंज, क्रिकेट और पैरालंपिक्स में एक बेहद सफल समय रहा है। हाँ। और वैश्विक स्तर पर भी जैसे टेनिस में नए चैंपियनों का उदय हमने देखा। सही कहा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि राफेल नडाल, रानी रामपाल, ड्वेन ब्रावो जैसे बड़े खिलाड़ी संन्यास ले रहे हैं। हाँ। तो दूसरी तरफ गुकेश, अल्कराज, सिनर जैसे युवा सितारे अपनी जगह बना रहे हैं तेजी से। बिल्कुल। तो ये सोचना दिलचस्प है कि क्या हम खेलों में शक्ति संतुलन का एक नया दौर देख रहे हैं और आगे कौन से नए हीरो उभरेंगे? हाँ, ये सवाल तो है, भविष्य ही बताएगा। बिल्कुल। खैर, इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। मई से जुलाई 2025 तक देश और दुनिया में काफी कुछ हुआ है। जी हाँ, काफी अहम बदलाव हुए हैं। तो आज हम कुछ चुनिंदा खबरों और जानकारियों पर नजर डालेंगे। कौन सी नियुक्तियां हुई, कौन सी जगह चर्चा में रही और इनका क्या महत्व है, ये समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं उन पलों से जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया। जून 2025, शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहले भारतीय। हाँ, ये तो वाकई एक ऐतिहासिक पल था। भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत का सबूत। और सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं, न्याय के क्षेत्र में भी देखें तो मई 2025 में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने। जी, ये दिखाता है कि जो महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारे देश के, जैसे विज्ञान और न्याय, वहां नेतृत्व में स्थिरता है। हाँ, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई नाम सामने आए। डॉक्टर अजय कुमार अब यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। अच्छा। पराग जैन वो रॉ के नए प्रमुख बने और राजीव मेमानी सीआईआई के अध्यक्ष। ये तो बड़े पद हैं, शासन, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था। हाँ, और सेना में भी देखिए, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख। बिल्कुल। इन सब नियुक्तियों को अगर एक साथ देखें तो एक तरह का पैटर्न नजर आता है, मतलब शासन, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर फोकस। सही कहा। और इसी में आरबीआई में केशवन रामचंद्रन और सेबी में सुनील कदम ये नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। हाँ, फाइनेंशियल रेगुलेशन के लिए जरूरी है। बहुत जरूरी। और साथ ही एस महेंद्र देव का नाम भी अहम है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। आर्थिक नीतियां बनाने में इनकी भूमिका रहेगी। अच्छा, ये तो देश की बात हुई, लेकिन दुनिया भर में भी भारतीय मूल की हस्तियां छाई रहीं। जैसे अनीता आनंद, वो कनाडा की विदेश मंत्री बनी। हाँ, ये बड़ी खबर थी। और डॉक्टर बॉबी मुक्कामला, वो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन यानी AMA के अध्यक्ष बने हैं। AMA तो बहुत बड़ी संस्था है अमेरिका में। जी हाँ, सबसे बड़ी मेडिकल संस्था।
तो ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारतीय प्रतिभा की पहचान बढ़ रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और क्या हलचल रही? देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन में शेखा अल नोवेस पहली महिला महासचिव बनी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और सिंगापुर में लॉरेंस वोंग, हाँ, वो प्रधानमंत्री बने। और ऑस्ट्रेलिया में एंथनी एल्बनीज वो फिर से चुने गए। तो कहीं निरंतरता, कहीं नए चेहरे। अब जरा सम्मान और उपलब्धियों पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। जी हाँ, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। और सोनू सूद को उनके काम के लिए मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। हाँ, उनके मानवीय कार्यों को पहचान मिली। और खेल जगत से अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर। ये सब दिखाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में भारत का योगदान कितना मायने रखता है। बिल्कुल। और व्यक्तिगत उपलब्धियों में कामी रीता शेरपा 31वीं बार एवरेस्ट फतेह। अद्भुत। मतलब 31 बार अछोंजन अंगमो वो भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। ये तो बहुत प्रेरणादायक है। वाकई। अच्छा, लोगों और सम्मान के अलावा कुछ जगहों ने भी सुर्खियां बटोरी। जैसे दीव, देश का पहला जिला जो दिन में पूरी तरह सोलर एनर्जी पर चल रहा है। ये हुई ना बात, पर्यावरण के लिहाज से बहुत अच्छा कदम। और बेंगलुरु, उसे अब आधिकारिक तौर पर भारत की तेंदुआ राजधानी कहा जा रहा है। अच्छा, तेंदुए शहर में? ये तो दिलचस्प है। शहरी वन्य जीवों का मुद्दा उठाता है। हाँ, और कश्मीर को विश्व शिल्प परिषद ने विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया है। ये चौथा भारतीय शहर है इस लिस्ट में। बहुत खूब। तो एक तरफ दीव सोलर बन रहा है, दूसरी तरफ बेंगलुरु में तेंदुए, और कश्मीर में शिल्प को पहचान मिल रही है। पर्यावरण और विरासत दोनों पर ध्यान है। सही। इसी से जुड़ी और भी खबरें हैं। जैसे राजस्थान में मिनार और खीचन वेटलैंड्स को रामसर स्थल घोषित किया गया। हाँ, तो अब भारत में कुल 91 रामसर स्थल हो गए हैं। जी। और असम के मोइदाम, जो अहोम राजवंश के वो टीलेनुमा कब्रिस्तान है, उन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग मिला है। ये उनके संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। अब जरा सुरक्षा और सैन्य अभ्यासों की बात कर लें। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। हाँ, वो ईरान इजराइल संघर्ष वाले इलाके से भारतीयों को निकालने के लिए था, जून 2025 में। और भारत फ्रांस के बीच शक्ति 2025 अभ्यास हुआ। जी। और भारत उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलेक आईवी। ये अभ्यास दिखाते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अपनी रक्षा तैयारियों को लेकर कितना गंभीर है। और नौसेना ने मेघायन 25 नाम से एक सेमिनार भी किया था, मौसम विज्ञान पर। हाँ, ये दिखाता है कि नेवी अब मौसम और समुद्र विज्ञान में भी गहरी रुचि ले रही है। अंत में कुछ दुखद खबरें भी रहीं। हाल के महीनों में हमने कई दिग्गजों को खो दिया है। जी। विज्ञान जगत से डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर और डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हुआ। और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन भी नहीं रहे, अप्रैल 2025 में। हाँ, और पोप फ्रांसिस का भी निधन हुआ। और देश ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उद्योगपति रतन टाटा को भी विदाई दी। ये बड़ी क्षति है। बिल्कुल। तो ये थी पिछले कुछ महीनों की कुछ झलकियां। नई नियुक्तियां, वैश्विक पहचान, पर्यावरण पर जोर। हाँ, अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक काफी कुछ चल रहा है। और ये सब देखकर लगता है कि आने वाला समय काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। ये सारी घटनाएं, चाहे वो नई तकनीक हो, पर्यावरण की चिंता हो या वैश्विक नेतृत्व में बदलाव, ये सब मिलकर भारत की दिशा तय कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि हम विकास, पर्यावरण और अपनी विरासत, इन सब के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? शायद यही सबसे बड़ा सवाल है आगे के लिए।